गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम अपनी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज सॉल्यूशन। ठीक है, आज सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टिव लेक्चर है। इंट्रोडक्शन देखेंगे आज इसका कि एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि एक्चुअली में सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है आपको पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में कि सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने और देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़नी है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अरे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी बात करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स की। बिल्कुल ये आपने पढ़ी हुई है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मोलरिटी, मोलरिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। वापस 12th की एनसीईआरटी में है तो इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे और जरूरी भी है। ठीक है, इनका आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आती तो ये पूरा चैप्टर खराब हो जाता है, पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर के। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा किसके बारे में? अबाउट वेपर प्रेशर। किसके बारे में? अबाउट वेपर प्रेशर। इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम शुरू से देखेंगे डिटेल में, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। ठीक है, एक्चुअली इस लॉ में हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं लिक्विड के अंदर। किसके बारे में बात करते हैं? गैसेस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी के बारे में। अरे कोल्ड ड्रिंक पिए हो ना, सबने पी हुई है कोल्ड ड्रिंक। जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तो धुआं धुआं सा निकलता है, एक गैस निकलती है बाहर। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक गैस को डिसॉल्व करके रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। वो कौन से लॉ के बेसिस पर होता है? हेनरीज लॉ के बेसिस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, हेनरीज लॉ के बारे में। फिर हम बात करेंगे अबाउट राउल्स लॉ। किसके बारे में? राउल्स लॉ के बारे में। राउल्स लॉ के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में। ठीक है, राउल्स लॉ क्या होता है देखेंगे, है ना। अगले लेक्चर में, अगले से अगले लेक्चर में आएगा राउल्स लॉ, तब देखेंगे हम क्या होता है राउल्स लॉ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। क्या नहीं, गैसेस को तो पढ़ लिया आपने, आपको पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जिस तरह आपने आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस पढ़ी थी ना, आइडियल और रियल गैसेस, ठीक है, उसी तरह आपको इस चैप्टर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने हैं। मैं बता दूं आपको, आइडियल गैसेस क्या होती थी? जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर गैस लॉस को फॉलो करे। कुछ गैस के लॉस पढ़े थे हमने, उनको फॉलो करे वो आइडियल, जो नहीं करे वो रियल। ठीक है, या नॉन आइडियल, यहाँ पर जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा सॉल्यूशन उसको हम कहेंगे आइडियल, और जो नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। हम देखेंगे राउल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें बात करनी है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से बहुत सवाल आते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। मतलब उसे मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन कौन सा है, किसका है। सॉल्यूशन में नमक है, चीनी है, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब इस चीज से है कि कितना है। पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें चार तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, टेंशन मत लो, अभी ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं, अभी तो बहुत डेप्थ में जाना है इसमें चैप्टर में, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम बात करेंगे अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके बारे में? ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके बारे में हमें बात करनी है, और ये चारों जो मैंने नाम लिए किसके अंदर फॉल करेंगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, वांट्स हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आई लिखते हैं इसको, वांट्स हाफ फैक्टर। तो इन शॉर्ट हमें इस चैप्टर में इन चीजों को कवर करना है। ठीक है,
जब तक आप चैप्टर खत्म करेंगे तब तक आप इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हाल फिलहाल हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है सॉल्यूशन, किसे कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, क्या स्पेशलिटी होती है सॉल्यूशन की, है ना। हाँ भाई मुझे पता है, मैंने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया है हेलोएल्केन और हेलोएरीन में पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक पेज रह गया एनसीईआरटी का, वो हम क्लास में कंसल्ट करेंगे, बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, उसके लिए एक लेक्चर बनाए, है ना, उससे अच्छा है हम उसको क्लास में कंसल्ट कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा चलिए बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो सॉल्यूशन एक्चुअली में मिक्सचर है, और कौन से मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। कौन से मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अरे आपको ध्यान है, आपने 11th क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था, सर ने बताया था मैटर वो होता है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें कुछ मास हो, सही बात है ना, ठीक है, बताया था सर ने। अब आपने कहा था कि दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हो मैटर को, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर और इम्प्योर मैटर, और इम्प्योर मैटर को ही मिक्सचर कह रहे थे, और मिक्सचर हो रहे थे दो तरह के, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। एक्चुअली में सॉल्यूशन कौन से मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस कौन से मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। डेफिनेशन लिखूं मैं सॉल्यूशन की, समझना ध्यान से, सॉल्यूशंस आर दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब इतना ही नहीं है, ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई ना, ये तो सर हमें पता थी पहले ही, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को आपस में मिला हो, ठीक है, और अगर वो आपस में घुल जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। अब इससे ज्यादा फेमस एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको, NaCl प्लस वाटर, है ना। अब सुनो, ये नमक है, पानी है, दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो मिल जाएंगे ना, नमक पानी में डालूंगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, सही बात है। मिक्सचर बनाएगा कौन सा, होमोजीनियस। क्लियर हो गई बात मेरी। यहां दो कंपोनेंट हैं तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि केवल दो ही कंपोनेंट हो, अगर मैं इसमें शुगर डाल दूं तो वो भी तो घुल जाएगी पानी के अंदर, हाँ या ना, तो ट्राइनरी तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो मैंने लिखा हुआ है ना, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर है बात मेरी। यहां तीन कंपोनेंट है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। क्लियर होगी ये बात मेरी, ठीक है। अच्छा मुद्दे की बात सुनो, मैं क्या कह रहा था कि केवल इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है जिसमें दो कंपोनेंट हो। अल्दो सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, पर हमें वो सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और हमें इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। अच्छा तो एक बात हमने पढ़ी सॉल्यूशन के बारे में कि दे आर दी होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। अच्छा आगे देखो, सेकंड थिंग सॉल्यूशन के बारे में कि NaCl और वाटर, इन दोनों ने मिलकर एक मिक्सचर बनाया, ठीक है। चलो इन दोनों की एक मिनट अलग अलग बात कर लें, या छोड़ो अलग अलग बात क्या कर लें, ये दोनों इस तरह से सॉल्यूशन में हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन हुई क्या? नहीं, केवल ये एक दूसरे से कुछ वंडरवाल अट्रैक्शन से या इंटरेक्शन से बंधे हुए हैं। क्लियर हो गई बात मेरी। फिजिकली एक दूसरे में डिसॉल्व हुए हैं, बट क्या केमिकली इन्होंने कुछ रिएक्ट करके कुछ दूसरा सब्सटेंस बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ये बात याद रखनी है कि ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते। आई रिपीट, केमिकली कंबाइन नहीं होते। क्लियर होती है बात नहीं? अच्छा अब सुनो, मैंने नमक और पानी को घोला, ठीक है। अब मैंने एक चम्मच यहां से उठा के टेस्ट किया, फिर एक चम्मच यहां से उठा के टेस्ट किया, भाई एक यहां से उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, तो मुझे अलग अलग टेस्ट आएगा या नहीं? सेम टेस्ट आएगा भाई, जैसा टेस्ट यहाँ वैसा टेस्ट यहाँ और वैसा टेस्ट यहाँ। क्लियर हो गई बात है? यानी कि ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाया या होमोजेनियस मिक्सचर जो बनाया,
इसमें प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सब जगह एक जैसी प्रॉपर्टीज है। आई रिपीट, प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म मतलब सब जगह एक जैसी प्रॉपर्टीज है। जैसी प्रॉपर्टी यहां है वैसी यहां है वैसी यहां है। क्लियर है? अरे आप टेस्ट करके देख लेना नमक और पानी के सॉल्यूशन को। क्लियर हो रही है बात मेरी? मान लीजिए मैं डेंसिटी मेजर करूं, यहां डेंसिटी मेजर करूं, यहां डेंसिटी मेजर करूं और यहां डेंसिटी मेजर करूं, अलग अलग आएगी क्या? सेम आएगी। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होंगे वो मिलने के बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। ऐसा केवल तब होगा जब होमोजेनियस मिक्सचर होगा या सॉल्यूशन होगा। प्रॉपर्टीज कैसी होगी? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। क्लियर होती है बात मेरी? और अगर कंपेयर करके देखो समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अगर मान लो मेरे पास कोई हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ये पानी है, पानी में मैंने मिट्टी डाल दी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। अब मिट्टी क्या होती है? नीचे बैठ जाएगी कहीं, सही बात है। अब आप यहां से टेस्ट करो, यहां से टेस्ट करो, यहां से टेस्ट करो, सेम टेस्ट आएगा क्या? नहीं। यहां से मिट्टी आई ना मुंह में, ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं है। आप डेंसिटी मेजर करो, यहां की डेंसिटी मेजर करो, यहां की डेंसिटी मेजर करो, ऑब्वियसली यहां की ज्यादा आएगी, यहां मिट्टी है भाई। क्लियर हो रही है बात मेरी? सॉलिड चीज है, यहां पे डेंसर होती है, तो डेंसिटी यहां की ज्यादा आएगी, यहां की कम आएगी। कुल मिला के प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होगी, बट होमोजेनियस मिक्सचर में प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? यूनिफॉर्म। क्लियर है बात मेरी? तो दो चीजें देख ली, एक कि दोनों आपस में घुल जाएंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, फिजिकली कंबाइन होंगे केवल, याद रखना इस बात को। दूसरा हमने देखा कि प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? यूनिफॉर्म। थर्ड थिंग देखिए, तीसरी चीज देखिए। अच्छा एक बात बताओ, इज NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स प्योर स्टेट? क्या NaCl प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता। अरे भाई कोई भी सॉल्ट अपनी प्योर स्टेट मतलब इसकी सॉलिड स्टेट, ठीक है, एक्चुअल स्टेट कौन सी होती है NaCl की? सॉलिड स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पता है ना आपको ये बात? ठीक है, क्यों नहीं करता? चार्जेस तो है सर, तो भैया अपोजिट चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सर इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। चार्ज भी होना जरूरी है, चार्ज का फ्लो करना भी जरूरी है। आयनिक कंपाउंड्स में अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में मतलब ही नहीं है चार्ज मूव कर पाए, और मूव नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सुनो, NaCl अपनी प्योर स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल शो नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, वाटर करता है क्या अपनी प्योर स्टेट में? वाटर मींस डिस्टिल वाटर नहीं करता। डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जानती है पूरी दुनिया जानती है, बस 6th क्लास का बच्चा जानता है कि डिस्टिल वाटर इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते जब अकेले होते हैं। आई रिपीट, जब ये अकेले होते हैं। पर अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मिलाकर बना दूं सॉल्यूशन, तो आप करेंगे क्या? बहुत जबरदस्त करेंगे। आप पानी में थोड़ा सा NaCl मिला दो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये NaCl के Na+ और Cl- के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। भाई साहब, आप जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा था? NaCl इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। अब पानी तोड़ देगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा। डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी 50 बार बात कर चुके हैं ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा। अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा। यानी कि सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब ये अकेला था तो कुछ और प्रॉपर्टीज थी, जब ये अकेला था तो कुछ और प्रॉपर्टीज थी। दोनों ने जब सॉल्यूशन बनाया, होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई। मतलब इसने खुद की प्रॉपर्टीज को खो दिया, इसने खुद की प्रॉपर्टीज को खो दिया और नई प्रॉपर्टीज अब सॉल्यूशन में आकर बैठ गई, है ना। समझो इसको और समझो। मान लो मैंने ये होमोजेनियस मिक्सचर लिया नमक और पानी का, ठीक है, मैंने पहले नमक की डेंसिटी मेजर की, जस्ट इमेजिन कि मैंने नमक की डेंसिटी मेजर की और मैंने पानी की डेंसिटी मेजर की, ठीक है, इसकी मान लो xi, इसकी मान लो yi, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद क्या डेंसिटी अब भी इनकी x और y रहेगी? ऐसा होगा क्या कि यहाँ NaCl का कोई पार्टिकल होगा तो उसकी डेंसिटी x होगी, और y का पार्टिकल होगा तो उसके H2O का पार्टिकल होगा तो उसकी डेंसिटी y होगी। ये सॉल्यूशन में दो डेंसिटीज आएंगी अलग अलग, x और y, नहीं ना। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कुछ और होगी और वो x और y के इक्वल नहीं होगी। क्लियर हो रही है बात मेरी? जनरली वो x और y के इक्वल नहीं होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि जब ये दोनों सॉल्यूशन में गए
तो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो दिया, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन लॉस्ट देयर individual properties in solution। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कि भैया इन दोनों ने जितने भी कंपोनेंट होंगे उन्होंने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो दिया, और अब जो भी प्रॉपर्टी आई वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। क्लियर है बात नहीं? अच्छा, एक और बात कि नमक और पानी को क्या आप छान के फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। या ऐसे कर सकते हो कि नमक उठा के अलग रख दिया, पानी मतलब मान लो ये मिक्सचर है मेरे पास, और ऐसे कर सकते हो ये नमक का पार्टिकल है, इसको यहाँ से हटा के और अलग कर दिया। सेपरेट कर सकते हो क्या? ऐसे नहीं कर सकते ना। इनको सेपरेट करने के लिए मुझे कोई बढ़िया मेथड चाहिए। बढ़िया मेथड जैसे इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, या और कोई बढ़िया मेथड हो गया, यानी कि सिंपल फिजिकल टेक्निक। सिंपल फिजिकल टेक्निक मतलब फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, छान कर अलग कर दिया, ऐसे ही अलग नहीं होंगे। तो लिख सकता हूं मैं यहां कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन can't be separate by simple physical method। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपसे कोई सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो केवल यूं मत कहना कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स which have uniform properties and the component of solution lost their individual properties in solution। क्लियर हो रही है बात मेरी? और एक और बात कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो अब काफी कुछ आप सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनो, आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा। हमने सॉल्यूशन को जाना कि एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है ना, किसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। ध्यान से सुनते जाओ, धीरे धीरे बढ़िया चीजें आएंगी। अभी सुनो, मैंने बात की थी अभी कि मैंने नमक और पानी का मिक्सचर बनाया, ठीक है, नमक और पानी का मिक्सचर बनाया, NaCl प्लस वाटर। ये एग्जांपल लिया था ना हमने, कोई दूसरा भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें NaCl पानी में घुला हुआ है ना, ऐसे ही पढ़ूंगा ना इसको मैं कि मेरे पास मिक्सचर है नमक और पानी का, तो पानी तो नहीं घुलेगा नमक में, नमक घुलेगा पानी में। तो सुनो, जो घुला हुआ है, यहां पर कौन घुला हुआ है? नमक, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। क्या कहेंगे? सॉल्यूट, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये घुला हुआ है तो इसको कोई घोल रहा होगा। कौन घोल रहा है यहाँ पे? वाटर। इसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। आई रिपीट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, है ना, दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा जो घुल रहा है, उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। और जो घोल रहा है, दूसरा होगा जो घोल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। क्लियर होती है बात? अच्छा अब सुनो, सॉल्यूट कैन बी वन और मोर देन वन। सही बात है? अरे भाई, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, समझाते हैं अभी। सॉल्वेंट हमेशा कितने होंगे? एक। भैया घोलने वाला तो हमेशा एक ही होगा, है ना, कप्तान तो एक ही होता है ना, कैप्टन तो एक ही होता है, खिलाड़ी हो सकते हैं बहुत सारे। सुनो एग्जांपल से देखते हैं इसका। मान लीजिए मेरे पास है पानी में मैंने घोली चीनी, शुगर, ठीक है, साथ में घोल दिया मैंने इसमें सॉल्ट, है ना, सॉल्ट घोल दिया। सॉल्ट बहुत सारे घोल दिए, NaCl घोल दिया, मैंने घोल दिया थोड़ा सा MgCl2, मैंने घोल दिया थोड़ा सा AlCl3 और थोड़ा सा एसिड भी डाल दिया। पता नहीं मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, पर मैंने घोल दिया, ठीक है। अब सुनो, इसमें 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट है। कैसे? कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट। इन 6 कंपोनेंट में से ये सब घुलने वाले हैं। ध्यान से देखो, चीनी पानी में घुल रही है, NaCl पानी में घुल रहा है, MgCl2 पानी में घुल रहा है, AlCl3 पानी में घुल रहा है और HCl पानी में घुल रहा है। सब पानी में घुल रहे हैं ना, घोल कौन रहा? बस पानी।
घोल कौन रहा, बस पानी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और बाकी सबको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तो मैंने यही लिखा कि सॉल्यूट कैन बी वन और मोर देन वन, बट सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। आई रिपीट, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा। अल्दो हमें उन सॉल्यूशन की बात करनी है जिनमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो। रिपीट कर देता हूं, जिनमें एक ही सॉल्यूट हो, जिनमें एक ही सॉल्वेंट हो। मतलब हम इस तरह के मिक्सचर्स की बात करेंगे, लाइक H2O प्लस शुगर, लाइक H2O प्लस NaCl, लाइक H2O प्लस यूरिया, लाइक H2O प्लस MgCl2, मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। कैसे सॉल्यूशंस की, बाइनरी सॉल्यूशंस की। क्लियर होता है इतना, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, हमें समझ में आई बात कि यहाँ पर H2O था सॉल्वेंट, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं अभी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड द अनदर वन इज सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सर हमें बात समझ में आ गई कि H2 एक सॉल्वेंट था, जो एग्जांपल आपने दिया, और बाकी सबको अलग अलग भी लो तो क्या है, सब सॉल्यूट। बट सर एक बात बताओ, अगर मान लो इस तरह से कहते हैं कि आपके पास दो कंपोनेंट है ए और बी। वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है सर, सब जानते हैं वाटर मैक्सिमम टाइम किसका काम करता है, सॉल्वेंट का। सर ऐसा कह दिया हमसे कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ए कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इनमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो कैसे पहचानेंगे सर, है ना। तो सुनो, आप देखोगे दोनों की क्वांटिटी। क्या देखोगे, क्वांटिटी। जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको आप कहोगे सॉल्वेंट। अरे भाई, घोलने वाला बड़ा होगा कि घुलने वाला, घोलने वाला, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे आप कहोगे सॉल्वेंट, जो लेस क्वांटिटी में है उसे आप क्या कहोगे, सॉल्यूट। तो फॉर एग्जांपल मैंने माना बी कैसा है, लेस क्वांटिटी में, तो बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और ए हायर अमाउंट में है, हाई क्वांटिटी में है, तो ए को मैं क्या कहूंगा, सॉल्वेंट। मैं रिपीट कर देता हूं कि सॉल्यूट आर दो सब्सटेंस which present a lesser amount। कैसे अमाउंट में होंगे ये, लेसर अमाउंट में। कैसे अमाउंट में, लेसर अमाउंट में। क्लियर होती है बात मेरी। और सॉल्वेंट जो हायर अमाउंट में होंगे। कैसे अमाउंट में, हायर अमाउंट में। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो। मान लो मुझसे कहा गया कि आपके पास 25% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस का मतलब समझते हो ना, पानी। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन है ना, वाटर सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, अब क्या कह रहा है ये, 25% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि उस सॉल्यूशन में 25% क्या है, NaOH। 25% क्या है, NaOH, और 75% क्या होगा, वाटर। अरे भाई, 100% में से 25 NaOH है तो 75% एक्वस है ना, पानी हो जाएगा। क्लियर होती है बात नहीं। तो कौन सॉल्यूट, सर ये सॉल्यूट। जो लेसर अमाउंट में है ये क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत। अगर ऐसा कह देता वो आपसे कि मेरे पास 75% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, कितने परसेंट, 75% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, दैट मींस 75% NaOH प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और वाटर कितना है, 25%। तो इन दिस केस NaOH क्या है, बोलो, NaOH क्या है, सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में है वो क्या होगा, हमेशा सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूट। बोलो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। तो शायद आप पहचान लेंगे कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, पहचान लेंगे कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। बोलो क्लियर हुई बात मेरी। अच्छा अब सुनो कि सर दोनों की क्वांटिटी बराबर हो, तो दोनों की क्वांटिटी बराबर हो तो होता है कई बार ऐसा भी, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, अल्कोहल प्लस वाटर हो सकता है बराबर बराबर अमाउंट में हो, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो सुनो बात को ध्यान से। मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, दोनों ने मिलकर कोई सॉल्यूशन बनाया, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का अमाउंट बराबर है या मुझे पता ही नहीं है इनका अमाउंट कितना है, तो सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो आपको देखना है इनकी फिजिकल स्टेट को और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। आई रिपीट, आपको देखना है इनकी फिजिकल स्टेट्स को और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। समझाता हूं अभी, सुनो। मान लो दोनों का अमाउंट बराबर है पर दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ऐसा मानो। अब सॉल्यूशन
एक ही फिजिकल स्टेट में होगा। अरे भाई सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सॉल्यूशन के अंदर दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, पीपीटी जैसा कुछ फॉर्म हो जाएगा, एक सॉलिड नीचे बैठा रहेगा और ऊपर लिक्विड तैरता रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन की एक ही फिजिकल स्टेट होगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। अच्छा अब सुनो सुनो, मैंने कहा ए लिक्विड है और बी सॉलिड है, तो ये जो सॉल्यूशन बना या तो ये लिक्विड होगा या ये सॉलिड होगा। जस्ट इमेजिन कि ये सॉल्यूशन कैसी स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट में। दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या आया, लिक्विड स्टेट। तो सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले, क्या कहा मैंने, सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले उस सॉल्वेंट को, आई एम सॉरी, सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट को ले ले उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। अब जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन ने किसकी फिजिकल स्टेट ली, ए की, तो ए को मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट, और बी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। मान लो मेरे पास x प्लस वाई, ठीक है, दो कंपोनेंट है, दोनों ने मिलकर बनाया सॉल्यूशन, ठीक है। ये आया गैस फेज में, ये आया लिक्विड फेज में, ठीक है। और जो सॉल्यूशन की फेज आई वो कौन सी आई, गैस। तो इस केस में सॉल्वेंट कौन, बिल्कुल सही, x क्या होगा, सॉल्वेंट। अरे अभी कहा ना, सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट ले ले उसको सॉल्वेंट कह दो। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्लियर होती है बात मेरी? जैसे एक और एग्जांपल देख लो, मेरे पास है x प्लस वाई, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, मैंने दोनों को मिलाया, मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा आया, सॉलिड। तो अब सॉल्वेंट कौन, सर x, सॉल्यूट कौन, सर y। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन ने किसकी फिजिकल स्टेट ली, x की। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। सर सुने ध्यान से कि सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, यहां से बात निकल के आ रही है, सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, सर सॉल्यूशन कैन बी गैस एंड सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड। हाँ या ना? ठीक है, सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड। अब सुनो, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, लिक्विड। अब चाहे सॉल्यूट लिक्विड हो, गैस हो, और चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉल्यूट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉल्यूशन कैसा आएगा, लिक्विड। हाँ या ना? इसी तरह अगर आपका सॉल्वेंट अगर गैस है, तो आपका सॉल्यूट चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन कैसा आएगा, गैस। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लेगा ये। सिमिलर मैनर में अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आप सॉल्यूट को लिक्विड ले लो, आप सॉल्यूट को सॉलिड ले लो, आप सॉल्यूट को गैस ले लो, ये हमेशा कैसा आएगा, सॉलिड। क्लियर हो गई बात मेरी? इस बेसिस पर हम तीन तरह से सॉल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। कुछ बात समझ आ रही? तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मैंने आपको बताया कि आप किस तरह सॉल्यूट को पहचानेंगे, किस तरह सॉल्वेंट को पहचानेंगे, शायद आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपको देखना है कि इस फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, भाई फर्स्ट तो आपको क्या देखना है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट से पता नहीं लग रहा तो कहां मूव करना है, फिजिकल स्टेट पर, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट भी सेम है ना, तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। दोनों ही चीजें बराबर हो तो आपकी इच्छा है, आप किसी को सॉल्यूट मान लो, किसी को सॉल्वेंट मान लो, दो ही तरीके हैं हमारे पास। अच्छा सुनो, हमने लास्ट में देख लिया कि तीन तरह के हो सकते हैं सॉल्यूशन, तीन तरह के। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मान लो ये मेरे पास है सॉल्वेंट, ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेट यहां लिखते हैं, फिजिकल स्टेट, इस तरह बनाते हैं इसको, फिजिकल स्टेट, ठीक है। हेडिंग लगा देना टाइप्स ऑफ, ढंग से लिखते हैं, हेडिंग लगाना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो जरा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे फिजिकल स्टेट, ठीक है। तीनों की लिखेंगे, है ना, और इनके एक एक एग्जांपल भी देख लेंगे, है ना। सुनो, यहां लिखेंगे हम सॉल्वेंट की, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूट की, और यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन की। अच्छा एक बात बताओ, मेरा सॉल्वेंट जो है वो गैस है, सॉल्वेंट कैसा है, गैस, सॉल्यूट भी कैसा है, गैस। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी,
सॉल्यूशन की वो फिजिकल स्टेट होगी जो सॉल्वेंट की होगी। रिपीट, सॉल्यूशन की वो फिजिकल स्टेट होगी ना जो सॉल्वेंट की होगी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस। क्लियर होगी बात मेरी? सिमिलरली सॉल्वेंट में भी गैस रख लूं और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज कर दूं, मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूट कैसा है? लिक्विड। सॉल्यूशन अभी भी कैसा आएगा? गैस। अरे भाई सॉल्यूशन किसकी फिजिकल स्टेट लेता है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट गैस है तो डजंट मैटर ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये कैसा रहेगा? गैस। ठीक है, अगर ये गैस है और ये मान लो सॉलिड है ना, तो ये अभी भी कैसा रहेगा? सॉल्यूशन। गैस। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को बदला, मैंने इसको ले लिया लिक्विड, इसको मैंने लिया गैस। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? बिल्कुल सही है, कैसी होगी? लिक्विड। सॉल्यूशन हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट लेगा? सॉल्वेंट की। ठीक है, जैसे मैंने इसको अभी भी लिक्विड रखा, इसको भी लिक्विड कर दिया, तो बताइए कैसा आएगा? ये लिक्विड। ठीक है, मैंने इसको लिक्विड रखा और इसको कर दिया सॉलिड, ये कैसा आएगा? बोलिए। लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा आएगा? लिक्विड। अच्छा, मैंने इसको लिया इस बार सॉलिड, इसको लिया सॉलिड या गैस ले लेते हैं, गैस, तो ये कैसा आएगा? सॉलिड। आएगा ना? आएगा ना सॉलिड। इसको लिया मैंने सॉलिड, ठीक है, इसको लिया मैंने लिक्विड, तो भैया सॉल्यूशन कैसा आएगा बता सकते हैं आप? सॉलिड। ठीक है, अच्छा इसको मैंने सॉलिड लिया, इसको भी सॉलिड लिया, तो ऑब्वियसली ये कैसा आएगा? सॉलिड। यानी कि तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये तीनों कौन से सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों कैसे सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन। और ये तीनों कैसे हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर होती है बात मेरी? इनको और आप कैटेगराइज कर दो, गैस गैस सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात मेरी? सिमिलरली लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो 9 तरह के सॉल्यूशन आप इस तरह से बना सकते हो। समझ में आई होगी, आसान सी बात है। एग्जांपल्स देख लो इनके, एग्जांपल्स देख लो इनके, कुछ एग्जांपल्स देख लो, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स इनके, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लेता है बोर्ड में कि कोई गैस गैस का एग्जांपल बताओ, गैस गैस सॉल्यूशन का पूछ लेता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, है ना? तो वो एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, बोर्ड्स में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सुने, गैस और गैस का एग्जांपल, एयर। अरे भाई एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली होती है ना एयर में, या आप सिंपली आप क्या लिख सकते हो? एयर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सेकंड हम बात करें, सॉल्वेंट है गैस, है ना, यानी कि गैस ज्यादा अमाउंट में होगी और सॉल्यूट होगा आपका लिक्विड, सॉल्यूट होगा आपका लिक्विड। तो सुनो, नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में अगर हम घोल के रखें कार्बन टेट्राक्लोराइड को, CCl4 को, या क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के अंदर घोल के रखा जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? गैस सॉल्यूशन। उसमें गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन N2, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। गैस क्या है? सॉल्वेंट। और क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, वो क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा सर, गैस और सॉलिड का कोई एग्जांपल? तो कैम्फर को भी घोल के रखा जा सकता है नाइट्रोजन गैस में, एनसीईआरटी में भी यही एग्जांपल दी मैंने, सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर, जानते हो ना, कपूर, इन नाइट्रोजन, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका गैस सॉलिड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट देखिए आप, लिक्विड तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपका क्या? गैस। कोई एग्जांपल याद है आपको लिक्विड गैस का? देखते हैं, इसको याद आ जाएगा अभी। लिक्विड लिक्विड का बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, ये तो जब याद आ जाता है, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। मेथनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर, प्रोपेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल प्लस वाटर। और लिक्विड और सॉलिड का कोई एग्जांपल? लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करके रखा जाए, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। वाटर में अभी किए थे ना, वाटर में डिसॉल्व कर लो NaCl को, है ना, इसमें वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर वाटर में आप घोल लो इसको, शुगर को, तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सॉलिड सॉल्वेंट है, गैस सॉल्यूट है, तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन प्लेडियम। प्लेडियम पर हाइड्रोजन गैस को घोल के रखा जाता है, हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करके रखा जाता है, और इसको हम पढ़ेंगे, बेहतरीन कैटलिस्ट का काम करती है। ये जो मिक्सचर है ना,
होमोजेनियस मिक्सचर है हाइड्रोजन गैस का प्लेडियम में, ये एक बहुत बेहतरीन कैटलिस्ट होती है, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? रिडक्शन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको टेंशन मत लो। अच्छा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो इसके एग्जांपल जैसे मरकरी है, मरकरी कैसी होती है? लिक्विड, ठीक है, उसको घोल दिया मैंने किसमें? सोडियम, है ना। आपको पता है ना मरकरी और सोडियम के जो अलॉय होते हैं, मरकरी और दूसरे मेटल के जो अलॉय होते हैं उनको हम अम्लगम कहते हैं। जानते हैं बात आप? अरे पढ़ा है ना अम्लगम क्या होते हैं? ऐसे अलॉय जिनमें एक मेटल मरकरी हो, और मरकरी कैसी होती है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो मरकरी को अगर घोल दूं मैं किसमें? सोडियम में, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉलिड सॉलिड का कोई एग्जांपल? अलॉय जैसे जिंक प्लस कॉपर, पीतल बनता है ना इनसे, दोनों से, तो दोनों कैसे होते हैं? सॉलिड, और अलॉय क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। एक बचा हमारे पास लिक्विड गैस का, याद करते हैं किसी को एग्जांपल को। लिक्विड है सॉल्वेंट, हाँ बहुत आसान एग्जांपल था, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर। क्लिक नहीं कर रहा था दिमाग में, है ना। सुनो ध्यान से यार, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें गैस भरी जाती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक लिक्विड स्टेट में होगी, ये सोडा वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और उसमें गैस भरी होगी। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो CO2 क्या है उसमें? सॉल्यूट, और सोडा वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट गैस। क्लियर हो गई बात मेरी? आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ऐसे ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए, 2 मिनट में याद हो जाएगी, ठीक है। इनके एग्जांपल्स एक एक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गैस लिक्विड का कोई एग्जांपल बताओ, सॉलिड गैस का कोई एग्जांपल बताओ, इस तरह से, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया, सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि सॉल्यूशन एक्चुअली में कहते किसको हैं और क्या क्या खास बातें होती हैं सॉल्यूशन में। हमने देखा 2 कंपोनेंट होते हैं, और फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की कल की क्लास में, ठीक है। इतने इसको एक बार रिवाइज करें, और मैंने जो आपको क्वेश्चन आज करने के लिए दिए हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के, वो बहुत जरूरी हैं, आप कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कन्वर्जन्स हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो भी डाउट्स होंगे, मैं संडे को उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।